अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ एक्सेल कोर्स। आज की क्लास में हम मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं और फिर उसके बाद आखिर में हम सम इफ़ और सम प्रोडक्ट जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि एक्सेल में साइन का जब एंगल, कॉस, टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सबका जो हम एंगल इनपुट देते हैं वो हम रेडियंस में देते हैं, हम डिग्रीज में नहीं देते। तो इसलिए पहले सीख लेते हैं कि एक्सेल में ही डिग्री से रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि फिर हम उस नंबर को साइन, कॉस और टेन इनके एंगल्स में हम यूज़ कर सकें। तो डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल रेडियंस फॉर्मूला आपने लिखना है, इक्वल्स टू प्रेस करके, और रेडियंस जैसे आप करेंगे तो इस तरह से फंक्शन सामने आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट ओपन करके जैसे मुझे 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 30 टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ से मेरे पास सेल में लिखा हुआ है तो मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। डायरेक्टली कॉपी करने से यहाँ पर 60 डिग्री का रेडियन आ गया और नीचे 90 डिग्री का रेडियन आ गया। ये किस तरह से हो रहा है, ये तमाम बेसिक्स हम एक्सेल कोर्स की इनिशियल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो चीज़ें समझनी है तो वो जाकर आप इनिशियल लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे साइन 30 निकालना हो तो 30 डिग्री का रेडियन में क्या होता है नंबर, ये सेल एज ए रेफरेंस ले लिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से साइन 60 अगर कैलकुलेट करना हो, बिल्कुल ऐसे ही साइन 90 का आंसर 0। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी सारे भी कैलकुलेट करेंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो साइन, कॉस और टेन इनके बिल्कुल बेसिक, इनके अपने नाम से ही फंक्शंस मौजूद हैं, तो हम वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो कॉसेक है, बस उसका जो फंक्शन है वो कॉसेक कंप्लीट नाम से नहीं है, उसका शॉर्टकट CSC लिखा आता है, तो हम यहाँ से वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के जो हमारे 60 और 90 डिग्री हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, इसी तरह से रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमने सिंपल इक्वल्स टू प्रेस करके और डिग्रीज टाइप करना है, और जो रेडियन वाली वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, तो सिंपली रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम फिगर्स को राउंड ऑफ करने के जितने भी फॉर्मूला हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है राउंड। ये राउंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर हम इसमें इनपुट में देंगे उसको ये राउंड ऑफ, जो बेसिक रूल्स हमने मैथ्स में पढ़े हैं कि जैसे अगर 5 से ऊपर का नंबर हो तो राउंड ऑफ करके वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, और अगर 5 से छोटा नंबर तो उसको राउंड ऑफ करके वैल्यू डिक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से ये राउंड का जो फंक्शन है वो काम करेगा, बस इसमें हमें इनपुट में 2 चीज़ें देनी होंगी। पहली चीज़ तो वो नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक या फिर हम कितने डिजिट्स तक हम अपना आंसर चाहते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहता हूँ तो मैं सिंपल कॉमा करके 1 लिख दूँगा, तो यहाँ पर आ गया 19.8। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है M राउंड। अब इस M राउंड में M का मतलब है मल्टीपल। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन जो राउंड ऑफ हम करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, मल्टीपल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर किसी वैल्यू को किसी स्पेसिफिक मल्टीपल के हिसाब से राउंड ऑफ करना हो, जैसे अगर मैं 7 के हिसाब से राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो या तो इसका आंसर 7 आ सकता है या 14 आ सकता है, 21, 28, मतलब ऐसे ही नंबर्स राउंड ऑफ में आ सकते हैं जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हो या 7 के टेबल में आते हों। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, 7 के मल्टीपल में इस नंबर के जो सबसे नियरेस्ट आ रहा होगा ये उस पर राउंड ऑफ कर देगा उसको। तो जैसे अगर मैं 7 लिखता हूँ तो इसने राउंड ऑफ किस पे किया, 21 पे किया। अब ये सेम चीज़ एक और फॉर्मूला है जो कि सीलिंग कहलाता है। ठीक है, सीलिंग के फॉर्मूले में अगर मैं अगेन 19.1 लिखता हूँ और फिर यहाँ पर मल्टीपल के बजाय सिग्निफिकेंस लिखा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल और सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस है वो हम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आया, 21 आया। इसका मतलब यह है कि सीलिंग में
कि जिस भी मल्टीपल पे हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं ये उस मल्टीपल में जो वैल्यू बड़ी होगी ये उस तरफ राउंड ऑफ करेगा। जैसे 19.1 से ज़्यादा क्लोज जो है वो 18 है अगर हम 3 के टेबल में देखें, लेकिन सीलिंग का फंक्शन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये इसको हमेशा ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाएगा और स्मॉलर को इग्नोर कर देगा, भले ये 18.1 भी लिखा हो। हम टाइप करके देख लेते हैं, अगर 18.1 भी लिखा है और 3 के मल्टीपल में हम यानी कि सिग्निफिकेंस में हम चाह रहे हैं तो आंसर 21 आएगा। इसी तरह से राउंड अप हमेशा क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा, लेकिन किस हिसाब से कि जो वैल्यू है वो उसको राउंड ऑफ करके इंक्रीजिंग की तरफ लेके जाएगा। जैसे अगर 19.1 है और मैं चाहता हूँ कि इसमें 0 डेसिमल प्लेसेस आएँ तो 19.1 को राउंड ऑफ करके 20 कर देगा। इसी तरह से राउंड डाउन में क्या होता है, चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे मैं 19 पॉइंट के बाद 4 9 लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि 0 डेसिमल प्लेसेस मुझे चाहिए, और इस पर अगर मैं राउंड डाउन करता हूँ तो क्या होगा, ये डेसिमल के बाद जितने भी 9 थे, हालांकि 20 के बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन ये हमेशा उसको क्या करेगा, राउंड ऑफ करते वक्त जो छोटे वाला नंबर है उसकी तरफ लेके जाएगा। उसके बाद क्या है INT फंक्शन। INT फंक्शन क्या होता है, इंटीजर। INT जो है वो इंटीजर का शॉर्ट है और ये क्या करता है कि राउंड द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये हमेशा राउंड डाउन करेगा, राउंड अप नहीं करेगा, हमेशा राउंड डाउन करेगा नियरेस्ट इंटीजर की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमें डेसिमल प्लेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं कुछ भी फिगर लिखूं ये हमेशा ब्रैकेट क्लोज और मुझे कोई सिग्निफिकेंस मल्टीपल या फिर डेसिमल प्लेसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। यह हमेशा राउंड डाउन करेगा और इंटीजर नंबर देगा, यानी कि डेसिमल प्लेस उसमें नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, इवन का फंक्शन। इवन का फंक्शन क्या है, ये भी सिंपल राउंड ऑफ करता है, लेकिन ये किस तरह से करता है कि जो भी वैल्यू हम इसमें लिखेंगे ये 2 के टेबल में, यानी कि जो इवन नंबर्स हमारे होते हैं उस ऑर्डर में ये नेक्स्ट जो नंबर आ रहा होगा वो कैच करेगा। जैसे अगर मैं 14.1 भी लिखता हूँ, हालांकि ये 14 जो है 14 इटसेल्फ इवन नंबर है, लेकिन क्योंकि ये 14.1 है तो इसको राउंड ऑफ करेगा जो अगला इवन नंबर आएगा उस पे, यानी कि 16 पे उसको राउंड ऑफ करेगा। इसी तरह से इसमें चाहे हम भले नेगेटिव नंबर भी लगा दें, नेगेटिव साइन भी लगा दें, तो भी ये 16 की तरफ ही लेके जाएगा। याद रखिएगा जब आप इस तरह से फंक्शन टाइप करते हैं, जब मैंने फॉर्मूला सिर्फ इनपुट लिखा है और मैंने ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया, फंक्शन को एक्टिवेट नहीं किया, उससे पहले जब यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होते हैं तब बराबर में उस फंक्शन की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी आती है। ठीक है, तो अगर आप कोई फंक्शन भूल जाएं कि इसमें किस तरह से और क्या वर्किंग होती है तो आप सिंपली इस तरह फॉर्मूला टाइप करके उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो ऑड फंक्शन है वो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके ऑड कर देगा, और इसमें भी जो नेक्स्ट बड़ा वाला इंटीजर आ रहा होगा ये उस पर राउंड ऑफ करेगा, चाहे वैल्यू पॉजिटिव में हो चाहे वैल्यू नेगेटिव में हो, जो बड़ा डिजिट है उसकी तरफ राउंड ऑफ करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसमें हम क्या करते थे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मुझे एक्सेल में फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो उसका फंक्शन है FACT, यानी कि फैक्ट। ठीक है, फैक्टोरियल का शॉर्ट। तो यहाँ पर मुझे 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो सिंपल इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आई, आप चेक करके देखिएगा, यही वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद अगर लॉग कैलकुलेट करना हो तो सिंपल लॉग का फंक्शन आपने ऐड करना है और नंबर टाइप करना है। किस नंबर का लॉग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं भाई, 20 का लॉग कैलकुलेट करना है मुझे, और जो उसकी बेस है लॉग की वो क्या है, 10 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई जिनको मैथ्स आती है उनको पता है कि बेस क्या होती है, 10, 2 और XYZ, वो मैं अभी नहीं बढ़ा रहा, आपको बेस बता दी कि मुझे बेस 10 में 20 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो मैंने इस तरह से अप्लाई करनी है। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका ये है, पहले यहाँ पर नंबर आ जाएगा और उसके बाद फिर बेस आ जाएगी। यहाँ पर फंक्शन के साथ ये सारी चीज़ें साथ साथ अपेयर होती रहेंगी। अगर आपको फार्मूलाज़ की जो बेसिक्स हैं कि किस तरह से फार्मूलाज़ को हैंडल किया जाता है, अगर आपको वो समझनी है तो आप फार्मूलाज़ की बेसिक लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, उसमें तमाम चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। अब अगर किसी नंबर की मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सिंपल इक्वल्स टू और पावर फंक्शन है। किस नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, 3 की पावर कैलकुलेट करनी है, और कॉमा पावर क्या है 5।
ठीक है। जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी आ रही हैं इनको आपने सामने नज़र में रखना है। ये सब चीज़ें हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अप्लाई कर देना है। 3 की पावर 5 इस तरह से आ जाएगा। पाई की वैल्यू अगर एक्सेल में यूज़ करनी हो तो सिंपल इक्वल्स टू पी आई लिख के ब्रैकेट ओपन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करते वो फंक्शन एक्टिवेट नहीं होता। तो अगर मैं इक्वल्स टू लिख के और सिर्फ पाई लिख के एंटर करता हूँ तो एरर आएगा, ठीक है। इसलिए इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट ओपन कर लें या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर लें, बात एक ही है। ब्रैकेट ओपन करके ही सिर्फ एंटर प्रेस कर दें तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगर किसी भी नंबर को हमें रोमन्स में मेंशन करना हो, जैसे रोमन नंबर हम पढ़ते थे आई, फिर 2 आई होता था मतलब वो 2 होता था, फिर 3 बार आई लिख देते तो वो 3 कहलाता था। इसी तरह से जो 10 की वैल्यू एक्स होता था। तो जो रोमन नंबर्स में हो जो हम लिखते थे तो वो अगर एक्सेल में करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल रोमन लिखा, ठीक है। नंबर कौन से नंबर के रोमन निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 555 का, ठीक है। कॉमा लगाना, उसके बाद फिर ये फॉर्म के 4-5 डिफरेंट तरह की फॉर्म्स देगा। भाई जिस तरह से हम यूज़ करते थे वो क्लासिकल फॉर्म होती है, तो आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक कर लें, चाहे 0 टाइप कर लें, करके एंटर आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो D 500 होता था, L हमारा 100 होता था और V से हम 5 को डोनेट करते थे। तो रोमन नंबर में हमने 555 लिख के दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब रैंडम नंबर क्या है कि एक्सेल में किसी भी सूरत में आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए हो और हर बारी हर कैलकुलेशन में आप चाहते हैं कि वो नंबर रैंडमली हमारे सामने आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रैंडम का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट है RAND। ये रैंडम का शॉर्टकट है। तो यहाँ पर हमें इनपुट में कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि यह खुद ब खुद कोई ना कोई रैंडम नंबर उठाएगा। तो मैं एंटर किया तो इसने खुद से एक रैंडम नंबर उठा लिया। अब मैं कहीं भी कोई भी मैं वर्किंग करूँगा तो ये नंबर खुद ब खुद चेंज होता रहेगा जब तक यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे अगर मैं कहीं भी 2 लिख के भी एंटर कर दिया तो नंबर चेंज हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ तो भी चेंज हो गया। 1 लिख के आगे बढ़ा तो भी चेंज हो गया। तो कुछ भी मैं करता रहूँ ये रैंडम नंबर चेंज होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हमने रैंडम का फंक्शन ये वाला यूज़ किया है जो कि RAND है, तो इसमें जो नंबर रैंडमली अपीयर होगा वो 0 से लेकर 1 तक की रेंज का होगा। मतलब 0 पॉइंट करके इसमें रैंडम नंबर आएगा, ठीक है। अगर हमें इसके अलावा जो रेंज है वो स्पेसिफाई करके बतानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RAND फिर है बिटवीन। ये पूरा एक ही फंक्शन है भाई। RAND बिटवीन हम लिखेंगे तो हमें पहले लोअर वैल्यू बतानी है, मतलब बॉटम जो छोटी वैल्यू है, 2 से लेकर टॉप वाली वैल्यू कौन सी है, 26। 2 से लेकर 26 के दरमियान कोई भी नंबर मैं चाहता हूँ रैंडमली आ जाए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर भी वैल्यू रैंडमली चेंज हुई। तो अगर मैं कहीं कुछ भी करता हूँ तो ये दोनों जहाँ पर रैंडम फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं ये चेंज होते रहेंगे। चाहे मैं सेम स्टेप जो है रिपीट करूँ, ये वैल्यूज़ रैंडमली ही आती रहेंगी यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट और इस तरह की जितने भी सारे फॉर्मूलाज हैं सबको एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर एक डेटा सेट मौजूद है जिसमें ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं, ACB इस तरह से 3 कस्टमर्स हैं और 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 1 और 2, ठीक है। ये क्वांटिटी हमने कस्टमर A को बेची है, प्रोडक्ट 2 की, और उसकी ये प्राइस, इस तरह से पूरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से करेंगे। रेवेन्यू क्या होता है भाई कि किसी भी चीज़ को आप जिस प्राइस में बेच रहे हो, जो आपके हाथ में पैसे आए वो रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वांटिटी कितनी है भाई 2 और प्राइस कितनी है 20, तो टोटल कितना होना चाहिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो दोनों की टोटल प्राइस आ जाएगी। भाई हमें कितने का मिला, $40 का मिला, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें, पहले तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं सिंपली कि ये वाला सेल और फिर मल्टीप्लाई और फिर ये वाला सेल करें तो इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हमें पूरी रेंज सेलेक्ट करनी हो और इस तरह से बार बार मल्टीप्लाई टाइप नहीं करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट लिख के यहाँ पर तो मुझे इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला तरीका भी आसान है और वो वाला तरीका ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर मुझे
इन सब को मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पर एक बार ही मैंने रेंज सेलेक्ट की और सारे एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके लिए ये वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि सिर्फ हमने ये बराबर वाले 2 सेल्स जो हैं मल्टीप्लाई करवाने। तो इसी तरह से अगर हम नीचे कॉपी कर लें तो ये सब बराबर वाले इसमें मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब का सम निकाल लेंगे। ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में बताया था, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाली जितने भी नंबर हैं सबका सम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इतनी सारी मेहनत की और तब जाकर फिर हमने टोटल रेवेन्यू निकाला है। इस वैल्यू को जो कि 240 आई है, इसको कैलकुलेट करने का इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। इसमें तो चलो 5 वैल्यूज़ थी तो उन 5 वैल्यूज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगी। अगर ये पूरी डेटा शीट पूरा एक्सेल भरा हुआ होता इन सारी वैल्यू से तो फिर हमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता कैलकुलेट करने में। तो इस तरह की सिचुएशन में हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि कहलाता है सम प्रोडक्ट। ठीक है, ये सम प्रोडक्ट में क्या होगा कि जैसे एक ये अरे है, ठीक है, एक ये वाली रेंज है अरे 1, हमने ये सेलेक्ट किया कॉमा, और उसके बाद ये मैंने दूसरी अरे सेलेक्ट की, मैंने 2 अरे सेलेक्ट की। इस तरह से जितनी अरेज हम चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज, अब इंटर करूँगा तो ये सम प्रोडक्ट क्या करेगा, जो भी मैंने रेंजेस सेलेक्ट की हैं बराबर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करता जाएगा और जो जो आंसर आएगा उनको ऐड करता जाएगा। बिल्कुल वही काम करेगा जो हमने यहाँ पर मैनुअली किया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले में बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी जितनी भी अरेज हैं उनकी जो रेंज की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें 5 सेल्स हैं तो उसमें भी 5 सेल्स होने चाहिए। तो इंटर किया तो 240 आ गया। तो इस तरह से हम मैनुअल वर्किंग से बच के एक ही स्टेप में हम टोटल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करवाना हो। तो ये फॉर्मूला क्या है, सम प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूलाज की तरफ, जिसमें सबसे पहला है सम इफ़। सम इफ़ के लिए क्वेश्चन क्या रखा है हमने कि भाई फाइंड रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर ए। कस्टमर ए जो है हमारा, इससे कितना पैसा आया भाई, कस्टमर ए को हमने टोटल कितनी चीज़ें बेची हैं। तो इसके लिए एक तो मैनुअल तरीका अगेन यही हो जाएगा, कस्टमर ए में हम देखें कितना रेवेन्यू आया, फिर यहाँ पर दोबारा कस्टमर ए आया वहाँ पर देखें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसमें हम इतनी ज़्यादा वर्किंग कैसे कर सकते हैं। हम एक सिंगल फॉर्मूले में सारी चीज़ें एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कस्टमर ए से कितना रेवेन्यू आया हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, और फिर सम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए हमें कि जब हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं लेकिन किसी कंडीशन के हिसाब से, सम इफ़। ठीक है, तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, फंक्शन एक्टिवेट हो गया और पहली चीज़ क्या आ रही है, रेंज। ठीक है, फिर क्राइटेरिया और फिर सम रेंज। तो उसमें अगर हम समझें कि रेंज क्या है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर ए, हमें किसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, कस्टमर ए का कैलकुलेट करना है। और ये जो कस्टमर वाला डेटा है वो कहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। तो मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट की जिसमें मेरा वो टारगेट है कि भाई मुझे सिर्फ इनमें से कस्टमर ए का ही रेवेन्यू चाहिए। तो पहले तो मैंने सिंपल अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। अब इस रेंज में मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कस्टमर ए इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर ए के अगेंस्ट मैंने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि इस रेंज में से किस किस को पिक करें। तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा के और कस्टमर ए लिख दिया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ताकि ये टेक्स्ट की फॉर्म में रहे और टेक्स्ट की फॉर्म में इनसे ये मैच करेगा, जहाँ पर कस्टमर ए आ रहा होगा उसके अगेंस्ट ही वर्किंग करेगा। तो हमने क्राइटेरिया भी डिफाइन कर दिया। अब क्या है, सम रेंज। अब यहाँ पर मुझे वो रेंज बतानी है जहाँ से ये वैल्यूज़ को ऐड करेगा। अभी पीछे दोनों में हम सिर्फ कंडीशंस डिफाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने वो वाले सेल सेलेक्ट करने हैं जहाँ से ये वैल्यूज़ पिक करेगा। याद रखिएगा, ये सम इफ़, सम इफ्स और जो सम प्रोडक्ट, इन सारे फार्मूलाज में इनमें जो सेल्स की रेंजेस हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 60 आ गया। तो हम चेक करें ज़रा, तो कस्टमर ए को हमने जो ये प्रोडक्ट बेचा था तो 40 आया था, और जब ये बेचा था तो 20 आया था। 40 + 20 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो क्या है, सम इफ्स। ठीक है, इसमें आखिर में एक और एस आ गया जो कि खुद बता रहा है कि ऊपर हमने एक ही कंडीशन बताई थी कि मुझे कस्टमर ए के लिहाज से रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक के बजाय एक से ज़्यादा है, जितनी चाहें हम कंडीशंस बता सकते हैं। तो सिंपल सम इफ्स का हमने फॉर्मूला लिखा और ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो थोड़ी अलग हो गई है, हम पहले ही सम रेंज बता रहे हैं, ठीक है। जो सम इफ़ का फॉर्मूला था उसमें सम रेंज जो था वो आखिर में था। हम चेक भी कर लेते हैं, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो सम रेंज जो है वो आखिर में है और शुरू में हमने रेंज और क्राइटेरिया बताया। अब ये रेंज और क्राइटेरिया क्योंकि सम इफ्स के अंदर जितनी बार चाहें हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सम रेंज का जो ऑप्शन है वो उन्होंने शुरू में ही दिया है। तो यहाँ पर हम अगर सम इफ्स लिखें तो पहले तो हमने सम रेंज सेलेक्ट करनी है कि भाई इन सेल्स में से ही ऐड होगा जो भी ऐड होगा, ठीक है। अब हमने क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर सी एंड प्रोडक्ट 2 ओनली, मतलब कस्टमर सी को बेचा गया हो और प्रोडक्ट 2 ही बेचा गया हो। तो उसके लिए हमने पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये वाली जो रेंज है, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली क्राइटेरिया पहले के लिए, कॉमा लगा के इसमें ये सिर्फ किस को पिक करे, कस्टमर सी को पिक करे, ठीक है, कॉमा लगा दिया। तो ये क्राइटेरिया रेंज 1 इसमें बता दिया और उसमें जो इम्पोर्टेंट है कस्टमर सी वो भी बता दिया। अब कॉमा लगा दिया तो क्या आ गया जी, क्राइटेरिया रेंज 2 आ गया है। तो क्राइटेरिया के लिए जो दूसरी रेंज है मेरी वो क्या है कि प्रोडक्ट 2 चाहिए मुझे। तो प्रोडक्ट 2 ये पूरी रेंज आ गई। इस रेंज के अंदर मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ जो प्रोडक्ट 2 है उसको मैंने कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 रेंजेस सेलेक्ट की, एक ये रेंज है C4 से लेकर C8 तक, जिसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है कि इसमें से कस्टमर सी को पिक करे सिर्फ। तो A B A ये सब चले गए, सिर्फ ये वाला सेल आ गया और ये वाला सेल आ गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से सिर्फ प्रोडक्ट 2 को देखना है मुझे। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन था सिर्फ, क्योंकि बाकी तो हम हटा चुके हैं। तो कस्टमर सी के अंदर प्रोडक्ट 2 एक इसको रीड करेगा और दूसरा क्या है, ये प्रोडक्ट 1 है तो इसको भी रीड नहीं करेगा। तो ये कस्टमर सी के अगेंस्ट जहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट 2 होगा सिर्फ ये उसके लिए कैलकुलेट करेगा। तो ब्रैकेट ओपन, तो आंसर क्या आया 60। तो कस्टमर सी को प्रोडक्ट 2 बेचा गया हो, उसका रेवेन्यू कितना है जी 60 है। तो आंसर सही आ गया बिल्कुल। आगे बढ़ते हमारे आखिरी फंक्शन की तरफ, जिसका इंट्रोडक्शन तो हम कर चुके हैं, जो कि है सम प्रोडक्ट। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि जो प्रोडक्ट 2 है उसकी क्वांटिटी कितनी बिकी है, तो उसके लिए क्या करना है, सम प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। किस तरह से करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे पहले यूज़ किया था उससे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि जैसे डिफरेंट अरे हम सेलेक्ट कर रहे थे, उन सारी अरेज को आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा था। लेकिन जो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है इसको कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्वांटिटी निकालनी है प्रोडक्ट 2 के अगेंस्ट, तो उसका तरीका क्या है कि हमने अरे 1 के अंदर एक और ब्रैकेट हमने ऐड किया, ठीक है, और फिर ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट की जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट है क्या, कि प्रोडक्ट 2 जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैंने लगाया इक्वल्स टू, ठीक है, कि ये जो रेंज है इसमें क्या चीज़ हम देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि टेक्स्ट की फॉर्म में है। ये हमने डिफ़ाइन कर दिया जी। ये जो रेंज है ये इक्वल टू हो प्रोडक्ट 2 के, ठीक है। अब ये सम इफ़ और सम इफ्स में शो करने का तरीका अलग था क्योंकि उसमें रेंज और क्राइटेरिया के अलग से ऑप्शंस थे, लेकिन सम प्रोडक्ट में सिर्फ अरे का ऑप्शन है तो हमें खुद से इस तरह से वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे। एक्सेल में स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाली रेंज से, तो फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जैसे हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन जहाँ जहाँ पर ट्रू होगी, जहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट 2 लिखा होगा इस पूरी रेंज के अंदर, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, यहाँ ट्रू आ जाएगा, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू एंड अगेन यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो उसका मतलब यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। और फिर हमने क्या किया है कि इस पूरी कंडीशन को डिफाइन करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इस वाली रेंज से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो हट जाएगा और ये हमारे काम का भी नहीं है, प्रोडक्ट 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो जहाँ जहाँ पर ट्रू होगा वहाँ पर ये वैल्यू 1 लेगा और उन सबको इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाता जाएगा और ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वांटिटी आई हमारे पास? 6 क्वांटिटी आई। प्रोडक्ट 2 की अगर हम देखें 2 + 3 5 हो गया और ये 1 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट 2 सोल्ड टू कस्टमर सी ओनली। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट 2 का रेवेन्यू चाहिए जो कि बेचा गया हो किसको? कस्टमर सी को बेचा गया हो। अब ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हमने सम इफ्स में पढ़ा था कि हमें कस्टमर सी और प्रोडक्ट 2 का जो रेवेन्यू है हमें वो चाहिए। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, जो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अगर इसकी हमें आदत हो जाए और ये फॉर्मूला अगर हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाए तो बहुत सारी कैलकुलेशंस इस तरह की जिसमें हमारे घंटों लग जाएं उसको हम सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करने की समझ आ जाए। तो यहाँ पर कुछ 4-5 एग्जांपल इस वजह से ही दे दिए हैं कि इसको जितने भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो सारी एग्जांपल्स आपके पास आ जाएं और उसको फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई करें। बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से हम वर्किंग करेंगे। कस्टमर कौन सा हो भाई? सी होना चाहिए। तो हमने ये रेंज सेलेक्ट की, इक्वल्स टू लिखा, कस्टमर सी लिखा, ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी कि यहाँ से जो ट्रू होगा वहाँ पर 1 और जो फॉल्स होगा वहाँ पर 0। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जो प्रोडक्ट वाली रेंज है यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि जो कंडीशन है वो हमने हमेशा ब्रैकेट में यूज़ करनी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स यूज़ करना एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी ब्रैकेट आगे पीछे हो जाए तो पूरा फॉर्मूला ख़राब हो जाता है। तो इक्वल्स टू लगाकर इस रेंज के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वर्टेड कॉमास में प्रोडक्ट 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगा दी ट्रू फॉल्स। तो जहाँ जहाँ पर ट्रू होगा वहाँ पर वैल्यू 1 आ गई, जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। तो 0 1 0 0 1 इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे रखी, यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट 2 होगा वहाँ पर 1 होगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इस वाली क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जी? क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन किसकी आएगी? कस्टमर सी और प्रोडक्ट 2 के अगेंस्ट आएगी। तो अब ये जो वर्किंग की है इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? कस्टमर सी और प्रोडक्ट 2 की जो क्वांटिटी है वो आ गई है यहाँ तक हमारे पास। अब मैं लगाऊंगा कॉमा। जब मैंने कॉमा लगाया तो ये अरे 2 पे शिफ्ट होगा। अभी अरे 1 में हमने यहाँ पर कंडीशन डिफ़ाइन की, यहाँ पर कंडीशन डिफ़ाइन की 1 और 0 के हिसाब से। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो गई जो कि प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉमा लगा के और फिर ये प्राइस मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, इंटर प्रेस किया तो आंसर आया जी 60। कस्टमर सी प्रोडक्ट 2, कस्टमर सी प्रोडक्ट 2 जब हम रेवेन्यू देखते हैं तो कितना है जी? 60 है। तो सम इफ्स इन दोनों से ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम सम प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है सिर्फ इस एक ही फॉर्मूले के ऊपर हमारी प्रैक्टिस रखें तो हम हर तरह की चीज़ इसी एक फॉर्मूले से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।